महाराष्ट्र चुनाव पर 6 एग्जिट पोल आए हैं। इनमें से 5 महायुति की सरकार बना रहे हैं। एक में महाविकास अघाड़ी के आने का अनुमान है। सीटों के हिसाब से देखें तो महायुति को मिनिमम 128 सीटें मिलती नजर आती हैं। महायुति को मैक्सिमम 170 से 175 सीटें मिल रही हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को मिनिमम 85 और मैक्सिमम 146 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। क्या यह तय मान लिया जाए कि मुंबई में फडणवीस और शिंदे सरकार बना रहे हैं, या नाना पटोले और उद्धव ठाकरे का चांस बन रहा है? महाराष्ट्र के 5 करोड़ वोटर्स ने क्या फैसला किया है? इसका सैंपल बूथ पर क्या दिखा, यह आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महाराष्ट्र में वोट डल चुका है, चुनावी शोर थम चुका है। अब पार्टियों के दफ्तर में वोट की कैलकुलेशन चल रही है और इस कैलकुलेशन पर पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है? एग्जिट पोल महाराष्ट्र में किसकी सरकार बना रहे हैं? महाराष्ट्र को लेकर 6 एग्जिट पोल आए हैं। इनमें से 5 में बीजेपी गठबंधन वाली महायुति सरकार बनने का अनुमान जताया गया है, जबकि एक में किसी को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है, जबकि पोल्स ऑफ पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। वो संविधान बदल देने वाले हैं, ये हम फलाना करेगा, ये करेगा, बहुत गलत जो है फेक नैरेटिव, गलत फहमियाँ जो है फैला रहे थे। अब जब मोदी साहब चुनकर आए तो उन्होंने जो पहला जो है काम ये किया कि संविधान को एक ऊंचे स्थान पर रखकर उसके ऊपर अपना सर जो है झुकाया और उसका सम्मान किया और कहा कि दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि जो इस संविधान को बदल सके। एग्जिट पोल आया है, उसमें 3 जो है लोग बोल रहे हैं कि महायुति की सरकार आ रही है, और मुझे भी पूरा विश्वास है महायुति की सरकार आएगी। 24 का फैसला 23 को होगा। जो 145 सेव करेगा वही महाराष्ट्र की कुर्सी पर राज करेगा, और इस 145 के लिए मेन फाइट महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। लेकिन महाराष्ट्र में वो 10 जिले कौन से हैं जो सत्ता सिंहासन के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं? महाराष्ट्र के चुनाव में जिस जिले पर सबकी नजरें हैं वो नागपुर है। आरएसएस का सबसे बड़ा गढ़ होने की वजह से पूरे महाराष्ट्र की नजर नागपुर रीजन की इतनी सीटों पर टिकी है। नागपुर की सबसे हॉट सीट साउथ वेस्ट से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मैदान में है। जीत की हैट्रिक लगा चुके फडणवीस इस बार जीत का चौका लगाने की तैयारी में है। फडणवीस के सामने कांग्रेस ने अपने पार्षद प्रफुल्ल गुडाधे को उतारा है। वे 2014 में फडणवीस से हार चुके हैं। खास बात यह है कि प्रफुल्ल के पिता विनोद गुडाधे पूर्व भाजपाई हैं। उन्होंने ही नागपुर में पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई थी और शहर से पार्टी के पहले विधायक बने थे। नागपुर साउथ वेस्ट सीट के इलेक्शन कैंपेन पर आरएसएस और भगवा का सबसे ज्यादा असर दिखा था, इसलिए यही वो सीट है जो पूरे नागपुर रीजन का मिजाज तय करेगी। नागपुर में 12 विधानसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 6 सीटें और कांग्रेस ने 5 और 1 निर्दलीय ने जीती थी। लेकिन नागपुर में इस बार जनता का क्या मूड है वो भी जान लीजिए। हम लोग मुद्दा मेन ये रखे भी है कि विकास हो, अच्छा नेता है और बढ़िया काम करे, बस ये हमारी उम्मीद है। काम करेगा, सबके लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, बस वही हम लोगों की मांग है। और क्या है, विकास हो रहा है शहर में, अच्छा काम हो रहा है, हर चीज़ सही साउट हो रही है, बहुत बढ़िया। इसीलिए विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। महंगाई बहुत बढ़ गई है। मेरा मुद्दा ये है कि वुमेन सेफ्टी और जो बेरोजगार युवा है उनके लिए वोट करने आया। महंगाई सबसे ज़्यादा भयानक मुद्दा यहाँ का। बस पहली चीज़ देखा जाए तो बटोंगे तो कटोंगे एक नारा इसलिए है कि उसमें बता रहा है कि सारे पूरे देश नागरिक को एक साथ जुड़ के रहना है। अगर तुम अलग होते हो तो तुम कटोगे उसमें, और बहुत सारे लोग हैं जो इसको अलग वे में ले रहे हैं। तो मिलकर रहने की बात आ रही है। हाँ, इसमें मिलकर रहना है
अगर हम अपने समाज से और सारे नागरिक अलग होते हैं तो हम उस टाइप में कटेंगे, ये चीज़ आई है। बीजेपी के दूसरे कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी नागपुर की कामठी सीट से मैदान में हैं। ये 2004 से 3 बार इस सीट से विधायक रहे थे। 2019 में उनका टिकट काटकर टेकचंद सावरकर को दिया गया और उन्होंने जीत का परचम लहराया। कांग्रेस ने इस बार 2019 के प्रत्याशी सुरेश भोयर को रिपीट किया है। इसके पीछे पिछली बार जीत हार का मार्जिन 11,000 रहना सबसे बड़ी वजह है। आज विकास का महायज्ञ है और इस महायज्ञ में चुनाव के इस वोट्स करके हमने जो चुनाव के महायज्ञ में आहुति डालनी है, चुनाव के वोटों की हमने करना है, तो मैंने चुनाव का वोट किया है और मुझे लगता है कि कामठी विधानसभा में एक बड़ी विजय होगी, अच्छी खासी विजय मिलेगी। जनता महायुति के बाजू में मतदान करेगी और मुझे भी हमारे कामठी विधानसभा की जनता सेवा का मौका देगी। बावनकुले पार्टी के बड़े ओबीसी चेहरा हैं और तेली समाज से आते हैं। विदर्भ से कुनबी समाज के बाद तेली समाज ओबीसी का दूसरा बड़ा वर्ग है। चंद्रशेखर का टिकट कटने से ओबीसी वोटर नाराज हो गया था। इसी वजह से 2019 में विदर्भ की 62 सीटों में बीजेपी 44 से 29 पर खिसक गई और कांग्रेस की सीटें 12 से बढ़कर 15 हो गईं। लेकिन इस बार बीजेपी ने पुराने पैटर्न पर लौटकर हिस्ट्री रिपीट करने की ट्रिक तैयार की है। विदर्भ के बाद सबसे बड़ी जंग पश्चिम महाराष्ट्र की 70 सीट पर छिड़ी है, क्योंकि 2019 तक ये रीजन पवार फैमिली का गढ़ रहा है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र की नजर इस बार पश्चिमी महाराष्ट्र की बारामती पर ही टिकी है, क्योंकि यहाँ से पवार की पावर का फैसला होगा। अजीत की तकदीर लिखी जाएगी। बारामती से एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई में चाचा भतीजे आमने सामने हैं। डिप्टी सीएम अजीत के सामने चुनौती कड़ी है। बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार शरद गुट की एनसीपी से उनके सामने हैं। इस चुनाव में शरद पवार के साथ योगेंद्र उसी तरह नजर आए जैसे पहले अजीत पवार दिखते थे। बारामती हमेशा से पवार फैमिली का पावर सेंटर रहा है। विकास जो है वो पूरे में इंडिया में मैं बोल सकता इतना अच्छा है। आज अजीत दादा जो है हमारे अभी के एमएलए और उप मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया काम है। सोशल वर्क अच्छा है, गौर गरीब के लिए आते हैं, कुछ काम रहता है वो करते हैं और इसके लिए विकास, टोटल विकास के मुद्दे पर। अभी पहले जो लोकसभा का होता है वो भावनिक के मुद्दे पर हो गया था, अभी ये विकास के मुद्दे पर हो गया है। जे हमारे एमएलए अजीत दादा पवार साहब आहेत, इनके वास्ते हमारे बारामती का बहुत विकास हो गया है। पवार साहब ने भी किया था, लेकिन महाराष्ट्र में कटेंगे या बटेंगे या वोट जिहाद की बात चलेगी, जिस तरीके से हिंदुओं के लिए बात चल रही है। नहीं, वो ऐसी इधर बात नहीं। हम सब एक है, हम हिंदू मुसलमान सब एक करके सबने हमें अजीत दादा को मतदान किया है। देखो, जो बारामती में अंदर, बारामती शहर के अंदर, बारामती तालुके के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देखकर हमने मतदान किया है आज। किसकी हवा लग रही है आपको? हवा तो अभी नहीं उसका कुछ बता सकते, रुक। हवा तो शरद पवार साहब का ही। बारामती सीट शरद पवार का गढ़ रही है। वो 1967 से 1990 तक लगातार 6 बार इस सीट से विधायक रहे थे। वहीं 1991 में उपचुनाव के बाद से अब तक अजीत पवार 7 बार यहां जीत चुके हैं। अब एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है। अजीत गुट वाली एनसीपी बीजेपी के साथ है। ऐसे में अजीत पवार अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ रहे हैं। चचेरी बहन सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन मामले में गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बेटी सुप्रिया सुले पर आरोप लगा तो पिता शरद पवार भी सामने आए। उन्होंने भतीजे अजीत पवार के आरोपों का जवाब दिया। जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा।
उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पश्चिम महाराष्ट्र शरद पवार का गढ़ रहा है। इस रीजन में कुल 70 सीटें हैं। 2019 में यूनाइटेड एनसीपी ने सबसे ज्यादा 27 सीटें जीती थी, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 12 और यूनाइटेड शिवसेना को 5 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जंग 39 सीटों वाले ठाणे कोंकण रीजन में है। असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है? आम मराठी मानुष बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का वारिस किसे मानता है, इसका फैसला भी इसी रीजन से होगा। ठाणे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ है। शिंदे ठाणे की कोपरी पचपकड़ी सीट से मैदान में है। शिंदे 2004 में पहली बार ठाणे सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद पिछले 3 चुनाव कोपरी पचपकड़ी सीट से 50% से ज्यादा वोट पाकर जीत रहे हैं। 2019 के चुनाव में उन्हें करीब 1.25 लाख वोट मिले थे। इस बार मुकाबला शिवसेना वर्सेज शिवसेना का है। पार्टी में टूट के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था, और लोगों का मैंडेट था महायुति। जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी, इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है, और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया, और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थंपिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। उद्धव गुट ने शिंदे के खिलाफ उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को उतारा है। आनंद को ठाणे का ठाकरे कहा जाता था। ठाणे से लेकर कोंकण तक इस बार सिंबल चोरी, गद्दार, विश्वासघात जैसे वर्ड सियासत का सेंटर पॉइंट बने हैं। बाला साहब की विचारधारा के साथ धोखे का मुद्दा उठाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ठाणे कोंकण रीजन में शिंदे शिवसेना 39 सीटों में से 12 विधानसभा सीटों पर आगे रही। उद्धव सेना 9 सीटों पर ही बढ़त बना पाई, जबकि बीजेपी 11 और एनसीपी 4 सीटों पर आगे रही। ठाणे कोंकण रीजन में सिर्फ शिंदे की ही प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगी है, नारायण राणे की भी लगी है। सिंधुदुर्ग की 2 सीटों पर नारायण राणे के बेटे मैदान में हैं। छोटा बेटा नितेश राणे बीजेपी के टिकट पर मैदान में है, जबकि बड़ा बेटा नीलेश शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। शिवसेना उद्धव की सीट, उसके जो पार्टी है, तो उद्धव की पार्टी में मैं अभी क्या 10-15 भी नहीं आएंगे। हमारे पार्टी का, महायुति का, हमें 161 विधायक चुन के आएंगे। फिर सत्ता पे यहाँ भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, शिंदे गुट और हमारे अजीत पवार की सत्ता आएगी। शिवसेना यूबीटी ने कड़कवली से नितेश राणे के खिलाफ संदेश पारकर को कैंडिडेट बनाया है। वे एनसीपी के साथ ही कांग्रेस और भाजपा में भी रहे हैं। संदेश नारायण राणे के विरोधी रहे हैं। उन्होंने 1999 में तब के सीएम नारायण राणे के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। संदेश कड़कवली के पहले मेयर बने थे। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे कुडाल सीट से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वे कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर आए थे। शिवसेना यूबीटी ने नीलेश राणे के खिलाफ वैभव नाइक को उतारा है। वैभव ने 2014 में 5 बार के विधायक और पूर्व सीएम नारायण राणे को हराया था। राणे 1990 से लगातार इस सीट पर विधायक थे। वैभव उसके बाद से ही विधायक हैं। विदर्भ में जहां बीजेपी के लिए नागपुर सेंटर पॉइंट बना है, दूसरी तरफ कांग्रेस भंडारा जिले से विदर्भ को साध रही है। ओबीसी डोमिनेंट विदर्भ में नाना पटोले भंडारा की साकोली सीट से मैदान में हैं। विदर्भ की सीट पर हर दफा कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर रहती है। साकोली में बीजेपी ने इस बार नाना पटोले के खिलाफ कुनबी चेहरे अविनाश ब्रह्मणकर को उतारा है। अविनाश हाल में ही एनसीपी से बीजेपी में शामिल हुए थे। 2019 का चुनाव
कांग्रेस के टिकट पर नाना पटोले ने जीता था। वे इस समय महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इससे पहले साकोली सीट से लगातार 2 बार बीजेपी जीती है। 2009 में बीजेपी के टिकट पर नाना पटोले ही जीते थे। इसके बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता रहते हुए ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन चलाया। 2014 में भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव भी जीता। महाराष्ट्र में विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा रीजन मराठवाड़ा है। महाराष्ट्र में 46 विधानसभा सीटें आती हैं। कभी मराठवाड़ा कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। महाराष्ट्र कांग्रेस के ज्यादातर नेता इसी रीजन से आते थे। ऐसे ही एक नेता थे विलासराव देशमुख। विलासराव देशमुख लातूर सीट से 5 बार विधायक चुने गए थे। 3 बार से उनके बड़े बेटे अमित देशमुख लातूर शहर से जीत रहे हैं और चौथी बार वो मैदान में हैं। लातूर ग्रामीण से छोटे बेटे धीरज देशमुख चुनाव लड़ रहे हैं। लातूर शहर से अमित के खिलाफ बीजेपी ने बड़े कांग्रेसी नेता शिवराज पाटिल की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल को उतारा है। शिवराज 2 बार लातूर सीट से विधायक भी रहे हैं। मराठवाड़ा की सीट पर मुस्लिम और लिंगायत समुदाय का दबदबा है। यहाँ सबसे ज्यादा वोटर मुस्लिम समुदाय करीब 1 लाख के हैं। इसके बाद करीब 85,000 लिंगायत वोटर हैं। 65,000 ओबीसी और 55,000 मराठा वोटर हैं। भाजपा प्रत्याशी अर्चना लिंगायत समुदाय से हैं। इस समुदाय को भाजपा का वोटर माना जाता है। पार्टी को ओबीसी वोटर का भी साथ मिलने की उम्मीद है, जबकि मुस्लिम और मराठा देशमुख परिवार का साथ देते हुए आए हैं। इस लिहाज से मुकाबला काफी रोचक है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 46 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूनाइटेड शिवसेना ने 12 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को 8-8 सीटें ही मिली थी।